Good morning dear students, welcome to the YouTube classes of the Proton Academy. स्टूडेंट्स, आज अपन क्या करें कि नीट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे, तो नीट क्लास स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बेटा डेमो क्लासेस दे रहे हैं। उस डेमो क्लासेस में हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, और तत्वों में आवर्तिता क्या है, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। देखो बेटा, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का आना कंपलसरी है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल आएगी तभी तो हम इनऑर्गेनिक के और भी चैप्टर पढ़ पाएंगे। ये एक तरीके से बेसिक है पीरियोडिक टेबल, किसके लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑर्गेनिक के लिए हमें जनरल ऑर्गेनिक आना ज़रूरी है, ऐसे ही हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कंफर्म पता होना चाहिए कि किस टाइप से एलिमेंट्स की पोजीशन होती है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आएगा और किस पीरियड में आएगा। ठीक है बेटा, इस क्लास में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है तत्वों का वर्गीकरण। देखो, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए आप जो आज प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, जिसे आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हो, वो ऐसे ही तो नहीं बनी थी, यानी उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी। तब जाके आज हमें जो वर्तमान वाली आवर्त सारणी मिली है, उसके लिए हमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आवर्त सारणी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और उस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेवोशियर कॉन्सेप्ट। लेवोशियर की संकल्पना। आपको पता है कि जो लेवोशियर है उन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं ये। लेवोशियर पिता, लेवोशियर क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले लेवोशियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ये बताया कि अब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी तत्वों को हम धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। क्या कहा लेवोशियर ने? लेवोशियर के अनुसार तत्वों को धातु व अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया गया, और बोला धातु वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, और अधातु वे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो लेवोशियर ने तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? धातु और अधातु के आधार पर, यानी सभी तत्वों को धातु व अधातु में वर्गीकृत किया। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, किसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया? इन मैटर्स एंड नॉन मैटर्स, यानी कि धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? धातु वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। जैसे सोडियम लिया, सोडियम से सोडियम प्लस बना और एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको इसलिए हम धातु कहेंगे। ठीक है, वैसे तो धातु में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे धातु हार्ड होती है कि नहीं होती है, तो ऐसे धातु के और भी गुण हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। पर अभी हम सिंपल सी बात करें कि धातु जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, जो बेसिकली हम कहते हैं कि धातु किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। और बेटा अधातु, अधातु उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। जैसे F ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया फ्लोरीन ने, और वो F माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है उसे क्या कहेंगे हम? अधातु, यानी अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। ये होती है अधातु। तो लेवोशियर ने तो ये बात बता दी कि तत्वों को वर्गीकृत कर दीजिए धातु और अधातु के आधार पर, लेकिन हम जितने भी तत्वों की बात करें उन सभी तत्वों को हम धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे तत्वों का विकास होता गया, जैसे जैसे नए नए तत्वों की डिस्कवरी होती गई, तो सभी तत्वों को इस आधार पर वर्गीकृत करना थोड़ा सा असंभव हो गया, डिफिकल्ट हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ये इस संकल्पना की क्या है? सीमा, यानी लेवोशियर संकल्पना की क्या सीमा है? लिमिटेशंस। इस संकल्पना की क्या सीमाएं हैं? पहला तो ये है कि जैसे जैसे तत्व बढ़ते गए
तत्वों का विकास जैसे होता गया, तत्वों की खोज जैसे होती गई, तो सभी तत्वों को इस आधार पर वर्गीकृत करना क्या हो गया, कठिन हो गया। यानी कि तत्वों की खोज होने के साथ साथ इस आधार पर वर्गीकरण कठिन हो गया। दूसरा, इन्होंने केवल धातु और अधातु को ही वर्गीकृत किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी तत्वों के परमाणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी है। मतलब वो धातु भी हैं और अधातु भी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु, मेटेलॉइड्स जिसे कहते हैं। उपधातु के बारे में इसने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की लैवोशियर ने, यानी उपधातु का वर्गीकरण नहीं किया गया। ये दो मेन सीमाएं की थी किसकी, लैवोशियर संकल्पना की। एक तो हमने जैसे जैसे तत्व बढ़ते गए, जैसे जैसे तत्वों का विकास होता गया, तत्वों की खोज होती गई, तो इस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और दूसरा कि जो कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी तत्वों के परमाणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति है और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति है, जिन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, उपधातु कहते हैं। तो उपधातु को लैवोशियर संकल्पना के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो लैवोशियर फेल हो गया। अब लैवोशियर की संकल्पना फेल होने के बाद आपको पता है एक साइंटिस्ट गया तो फिर दूसरा कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। तो लैवोशियर के बाद में नया साइंटिस्ट आया, देखो लैवोशियर के बाद में आया प्रॉस्ट। कई जगह प्राउट लिखा हुआ होता है, ऐसे प्राउट, प्राउस्ट, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो प्राउट का संकल्पना क्या थी, प्राउट, प्रॉस्ट भी बोलते हैं, प्राउट्स कॉन्सेप्ट। देखो प्राउट लिख लेते हैं अपन इसको, प्राउट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो प्राउट्स के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला कि जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, यानी जितने भी तत्व हैं उन सबका निर्माण ही हाइड्रोजन से हुआ है। किसने बोला, प्राउट ने बोला। तो प्राउट के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। क्या बोला बेटा प्राउट ने, कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिले हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी उसके गुणज में आएगा। यानी सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। और बोला कि उस तत्व का जो परमाणु भार होगा, उस तत्व का जो एटॉमिक वेट होगा, उस तत्व का जो परमाणु भार होगा वो n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार, यानी हाइड्रोजन के परमाणु भार का क्या होगा, मल्टीपल होगा, उसका गुणज होगा। ये मल्टीपल का मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे होल नंबर में आएगी। जैसे सोडियम की बात कर ले तो सोडियम का परमाणु भार 23 AMU है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के 23 परमाणु जुड़ेंगे तब जाकर सोडियम का निर्माण होने वाला है, क्योंकि इसका गुणज है, यानी सोडियम का 23 परमाणु भार, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 लेते हैं तो 23 इंटू 1 करना पड़ेगा तब जाके सोडियम का परमाणु भार आएगा। ऐसे कैल्शियम की बात करें तो 40 AMU होता है, तो 40 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही होता है, तो उसके गुणज में आना चाहिए। तो इसने तो यही मान के बैठ गया ये तो कि भाई सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं और उन तत्वों के जो परमाणु भार आएंगे वो तत्वों के परमाणु जो भार हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे उसके। तो भैया फिर इसकी भी कुछ कमियां निकल के सामने आई। क्या कमी आई, सबसे पहले तो उसने बोला भाई सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने। बोले ये बात तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों। हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणुओं के परमाणु भार जैसे क्लोरीन का 35.5 और स्ट्रोंशियम का 87.5 ये परमाणु भार आते हैं, जो कि पॉइंट्स में आ गया, जो कि भिन्न में आ गया, तो क्या फिर वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का मल्टीपल होगा?
क्या 35.5 गुना बोल सकते हैं? क्या हाइड्रोजन आधा परमाणु होगा कि कभी आधा परमाणु पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि परमाणु तो अविभाज्य है, परमाणु को तो विभाजित ही नहीं कर सकते हम। तो फिर ऐसे तत्व जिनके परमाणु के परमाणु भार फ्रैक्शन में आ रहे हैं, उसको हम इस प्रोस्ट की संकल्पना से, इस प्राउड के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? पहले वाले ने बोला, लैवोशियर ने, कि धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत कर दीजिए, और प्राउड ने बोला कि नहीं भाई, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और उन सब तत्वों के जो परमाणु भार आएंगे, परमाणु भार जो आएंगे, तत्व का परमाणु जो भार आएगा वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का मल्टीपल होगा। बट ये फेल हुआ। इसकी सीमाएं दो बताई मैंने। कौन कौन सी सीमा? पहली सीमा तो यही कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हो सकते, और दूसरा कि कुछ ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न में है, भिन्नात्मक है, भिन्न में प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको हम प्राउड संकल्पना से क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, ये सब 10th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रख के चलना है, क्योंकि इन्हीं के कुछ पॉइंट्स आपसे ऑब्जेक्टिव में रख के आ सकते हैं। ठीक है, उस प्राउड के बाद में नया साइंटिस्ट आया, जिसका नाम है डॉबेनियर त्रिकनियम। डॉबेनियर का त्रिकनियम। डॉबेनियर ट्रायड शूल। इस डॉबेनियर ट्रायड शूल में क्या किया कि जो डॉबेनियर था ना, उसने 3-3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी। 3-3 एलिमेंट्स के, 3-3 तत्वों के क्या बनाए? समूह बनाए। जैसे मान लो ये 3 तत्व हैं, ए, बी और सी। इस 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाकर उसने ये बोला कि जो बीच वाला, जो मध्य वाला तत्व है, उस मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है, जो मध्य वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर आएगा। यानी कि सी का जो परमाणु भार है, सी का जो परमाणु भार है वो A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब A का परमाणु भार, A का परमाणु भार, B का परमाणु भार बटे 2। यानी कि 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप बना रहे हो ना आप, उसमें जो बीच वाला जो एलिमेंट है और जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। ठीक है, ये डॉबेनियर का त्रिक नियम था। तो डॉबेनियर के त्रिक नियम के अनुसार इसने सभी तत्वों में से 3-3 तत्वों के समूह तैयार किए, और उसमें से मध्य वाला जो तत्व है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसने कौन कौन से ट्रिक पूछे, क्योंकि ये ट्रिक आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लैवोशियर डॉबेनियर के ट्रिक नियम में कौन सम्मिलित है। जैसे एक तो बनाया इन्होंने लीना के। इस लीना के में अगर हम परमाणु भार की बात करें बेटा, तो लिथियम का परमाणु भार 7 होता है और पोटेशियम का परमाणु भार बेटा 39 होता है। तो सोडियम का परमाणु भार क्या आने वाला है? तो बेटा सोडियम का परमाणु भार आएगा 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 46/2 इक्वल टू 23। कितना आ गया? 23 आ गया। यानी बीच वाले परमाणु का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे परमाणु के परमाणु भार के औसत के बराबर है। ऐसे ही उसने और बनाए कार, स्कूटर, बाप आप पढ़ते हैं ना ये लीना के रब से ट्रिक में पढ़ाया। तो देखो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, बेरियम का होता है 137। तो बेटा स्ट्रोंशियम का कितना आएगा? स्ट्रोंशियम का परमाणु भार बता दीजिए जरा। तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना आएगा? 7 तो यही आ गया, ये भी 7 हो गया, इवन 2 से डिवाइड कर दे, 2 8 16 हो गया, फिर 2 8 16 हुआ, 1 उधर कैरी हो गया, 2 8 16 से 86.5। ठीक है, ऐसे बीच वाले परमाणु का परमाणु भार आपको पता लग
जाएगा तो बीच वाले परमाणु का परमाणु जो भार है वो पहले और तीसरे परमाणु के परमाणु भार के औसत के बराबर या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये इसने ट्राइड्स फॉर्म किए थे। इसके अलावा और कौन से ट्राइड बनाए? Cl, Br और I एक ट्राइड ये फॉर्म किया, जिसमें क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127, तो Br का आप बता दीजिए 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्स 81 पॉइंट कुछ 80 लेते हैं हम Br का। ठीक है, ऐसे ही इसने और ट्राइड फॉर्म किए। कौन कौन? एक 3 तो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको सारे ट्राइड पता होने से ली ना के एक तो ये बनाया हमने, एक बनाया कार स्कूटर बाप, एक बनाया कल बहार आई। ठीक है, ये सब डॉमिनेट ट्राइड्स थे। और थे स्टाइल से टीपो वाला। ठीक है, एक था SFHFL, देखो हाइड्रोजन का 1 और उसका 35.5 कितना हो गया 36.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, 80 के आसपास कुछ आ जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें स्कैंडियम Ya और La, ये सब डॉमिनेट ट्राइड्स में इन्वॉल्व थे। मैंने मैक्सिमम आपको सारे बता दिए, इनसे बाहर कोई नहीं। ये डॉमिनेट ने ट्राइड्स फॉर्म किए थे। ठीक है, और डॉमिनेट ट्राइड का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक एलिमेंट है उसका परमाणु भार इतना है और तीसरा एलिमेंट उसका परमाणु भार इतना है, तो बताओ बीच वाले का कितना होगा? तो आप उनको जोड़ के 2 का भाग लगा देना, क्योंकि पहले और तीसरे का परमाणु भार का जो औसत आएगा वो बीच वाले परमाणु के परमाणु भार के बराबर होगा। ये डॉमिनियर के ट्राइड से कितने ट्राइड दिखाए मैंने? 1 2 3 4 5 6। एक और नाना पाटेकर वाला ग्रुप पढ़ते हैं, उसमें ही पाटेकर, ऐश्वर्या और सब, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, समझ में आ गया? ये डॉमिनियर के ट्राइड्स फॉर्म किए थे। पर जितने सारे तत्व थे उन सभी तत्वों के ट्राइड बन नहीं पाए, उनके ट्राइड बनना ही फेल हो गए, क्योंकि उसमें औसत आना चाहिए था परमाणु भार। तो डॉमिनियर का त्रिक नियम भी क्या हो गया बेटा? स्टॉप हो गया, रुक गया, फेल हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का इस प्रकार से ट्राइड बनाना मुश्किल था। इस प्रकार से ट्राइड फॉर्म नहीं हो पाए, इसलिए डॉमिनियर का त्रिक नियम भी क्या हो गया? फेल हो गया। चलो डॉमिनियर की बात हो गई, तो डॉमिनियर के त्रिक याद रख लेंगे। लीना के कार स्कूटर बाप, कल बहार आई, और स्टाइल से टीपो आता है ना ग्रुप, HFL, हेलो फिर कल क्या होने वाला है ना, सक्याला, ये LA है, लेंथेनम वाला ग्रुप, वो पाटेकर, ऐश्वर्या, सब वो ट्रिक बताएंगे आपको जब प्रोडक्ट टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ये डॉमिनियर के त्रिक है, इनको ध्यान रखना। इनमें से एक भी त्रिक आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डॉमिनियर त्रिक में सम्मिलित है, और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, या उपयुक्त सभी वाला भी आ सकता है। तो ध्यान रखें कौन कौन से त्रिक थे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ही रहा है, निम्न में से कौन सा त्रिक, कौन सा तत्वों का त्रिक डॉमिनियर त्रिक में सम्मिलित है? त्रिक में सम्मिलित नहीं है, ऐसे लिख लो। ये 4 ऑप्शन दे दिए। ये था HF, ये भी था सक्याला, कल बहार आई, ये भी था, ये नहीं था, फिर कल बहार। समझ में आ गया? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको जो ट्रिक बताए थे वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है एक डाटा है, डाटा, इस डाटे को फिक्स रखना अपने दिमाग में। ट्रिक्स भी आएंगी आगे बहुत सारी, याद भी बहुत ईजीली होगा, पर पूरी इनऑर्गेनिक है ही एक डाटा बेस्ड, इसमें डाटाज हमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत ईजीली हम याद रख सकते हैं, बहुत टफ काम नहीं है हमारे लिए। आप अच्छे से पढ़ते जाए, धीरे धीरे आराम से, तसल्ली से। ठीक है, तो ये डॉमिनियर का ट्रिक था। अब डॉमिनियर ट्रिक नियम के बाद में भैया इसने भी सारे एलिमेंट्स के ट्रिक नहीं बनाए, इनसे भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना डिफिकल्ट हो गया। उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थी, अभी तक नहीं थी, मैंगलीफ के बाद में नोबल गैसेस आई थी। ठीक है, अब
अब उसके बाद में बेटा डॉबेनियर तो चला गया, क्योंकि डॉबेनियर से भी सारे एलिमेंट्स को हमने त्रिक के फॉर्म में क्लासीफाई नहीं किया। फिर जो नए साइंटिस्ट आए उनका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड अष्टक नियम। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, ऑक्टेट रूल, ये क्या कहता है कि आवर्त सारणी में पहला और आठवां जो एलिमेंट है उनके गुणों में समानता होगी। कौन कौन से में? फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो है आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, मतलब कि पहला और आठवां जो तत्व है वो आपस में समानता रखता है। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से संगीत के जो स्वर है उसमें पहला और आठवां जो वॉवल है वो समान होता है। पहला जैसे कौन सा था? सा रे ग म प ध नी सा, यही होता सारे ग म प ध नी सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो पहला और आठवां समानता रख रहा है ना। उसी तरीके से आवर्त सारणी में भी पहला और आठवां जो तत्व है वो आपस में समानता रखेगा। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये आ गया फ्लोरीन। नियॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस टाइम नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर हुई थी, नोबल गैसेस की खोज उस टाइम तक नहीं हुई थी। फिर सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इस तरीके से ग्रुप। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां एलिमेंट। तो देखो एक ही ग्रुप में आ गए ना, यानी इनकी पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। फर्स्ट और एट्थ, तो ये एक तरीके से फर्स्ट एट्थ हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसके बाद में लीना के आ जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम। देखो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो गैलियम आया तो इसके बीच में 10 एलिमेंट और इंक्रीज हो गए अब जो वर्तमान की आवर्त सारणी, क्योंकि 10 एलिमेंट कौन से हैं, इसमें ट्रांजिशन भी तो है ना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी तो आएंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, यानी 10 एलिमेंट और आ गए। तो ये गैप 8 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो फिर 8वां एलिमेंट रिपीट होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो गैप 8 में नहीं आएगा, 18 में गैप आएगा। तो फिर ये प्रॉपर्टीज सेम नहीं रखेंगे अकॉर्डिंग टू अष्टक नियम, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार तो पहला और आठवां तत्व समान रखना चाहिए। तो ये जो संकल्पना थी न्यूलैंड का जो कॉन्सेप्ट था वो कैल्शियम तक तो वैलिड रहा, बट कैल्शियम के बाद में यह संकल्पना नहीं लग पाई, क्योंकि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 8 के स्थान पर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक के तत्व भी उपस्थित है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी उपस्थित है, और उस वजह से ये गैप बढ़ गया, 8 की जगह 18 हो गया। समझ में? 8 तो था ही, 10 एलिमेंट और आ गए तो 18 गैप हो गया। पहला तो इसलिए फेल हुआ, पहला फेल होने का कारण कि इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम तक ही लग पाया, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित होने के कारण ये जो स्थान था वो 8 के स्थान पर कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है। दूसरा ये फेल होने का कारण क्या हुआ, पहला तो गैप जो था वो 8 के स्थान पर कितना हो गया, 8 के स्थान पर 18 हो गया, किसके बाद, कैल्शियम के बाद। पहला तो ये, ठीक है, 8 के स्थान पर कितना हो गया, 18 हो गया। पहला तो ये है, 8 के स्थान पर कितना हो गया, 18 हो गया। और दूसरा, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो नोबल गैस इधर आएगी, तो नोबल गैस 8वें नंबर पे आ गई, तो फिर ये एल्कली जो मेटल है ये तो 9वां एलिमेंट बन गया, 9th नंबर का एलिमेंट बन गया। तो नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद में ये एलिमेंट ये एलिमेंट जो था 8वां ना होकर कैसा हो गया, 9th नंबर पे आ गया। इन दो वजह से, इन दो कारणों की वजह से न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया। आज हमको वर्तमान की आवर्त सारणी ऐसे ही नहीं मिली, इसको बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए साइंटिस्ट ने। ठीक है, डॉबेनियर आ गया, डॉबेनियर के बाद में न्यूलैंड आ गया, अभी भी 4 साइंटिस्ट और आएंगे, एक लॉथरमेयर का आएगा, एक टेल्यूरिक हेलिक्स आएगा और मेंडलीफ आएगा, फिर आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी और वर्तमान वाली सारणी आएगी मोजले की। ऐसे ही नहीं बन पाई ये पीरियोडिक टेबल। और इसके देखो एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने,
आप ये सोच रहे होंगे हमने 10th में भी पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, प्रिंसिपल, हर चीज़ का प्रिंसिपल बताना चाहिए कि न्यूलैंड ने वास्तव में बात क्या कही थी और उसकी कमी क्या रही, वो किस वजह से फेल हो गया, क्या कारण था उसकी, ऐसी क्या कमी रह गई थी उसके कंसेप्ट में, इस कारण से वो फेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको डॉवेनियर के बारे में ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रोस्ट के बारे में ध्यान रखना है, और ऐसे ही लेवोशियर, जिसे आप फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं हम। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने पढ़ा न्यूलैंड तक पढ़ लिया है, होपफुली आपको समझ में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपसे एक्सप्लेन की है। मेरा पर्पस है केवल और केवल आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताना कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से चालू किया है। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो हमको सब आता है, भैया आता सबको सब कुछ है, फिर जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है फाइनली होता क्या है ना, इसलिए सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इनके सिर्फ प्रिंसिपल याद रखें और इनकी कमियां देखें कि क्या कमी की वजह से ये जो संकल्पना थी, ये जो नियम था वो फेल हो गया। ठीक है, और फिर हम जब पीरियोडिक टेबल लास्ट में पहुंच जाएंगे उसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप अभी इस वीडियो को देखें आराम से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।